हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो लास्ट पॉइंट था वो कहीं ना कहीं आरबीआई ही था। मैंने सोचा कि आरबीआई को ही क्यों ना हम कंटिन्यू करते हैं। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में एक्सेसिव बैंक खोलने के पीछे का जो रीजन था वो सिर्फ ये था कि जो लोग बैंक खोलते थे वो इंटरेस्ट इनकम से पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि मनी लेंडर के पास लोग जा रहे हैं, उनसे वो मनी लेंडर एक्सेस पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो इट इज बेटर कि वो उनके पास आए और उनसे पैसे रेज करे। लेकिन एक समय के बाद जब बैंक एक्सेसिव मात्रा में खुलना शुरू हो गए, क्वांटिटी उनकी बढ़ गई, तो ये देखा गया कि वो पहले खुलते थे और फिर बैंकरप्ट हो जाते थे। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी, तो इसके तहत ये देखा गया कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा हेड होना चाहिए, कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए सेंट्रल लेवल पे जो इन सारे के सारे बैंकों को कंट्रोल करे। और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक डिप्रेशन का इंपैक्ट था, उसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट था। तो कहीं ना कहीं ये कलेक्टिवली बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जिससे कि ये निर्णय लिया गया, ये फैसला लिया गया कि भाई एक आरबीआई का होना बहुत जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी डेट्स लिखी हुई हैं। इन सारी डेट्स का इंपॉर्टेंस ये है कि मैंने इसको ऐसे सीरियल वाइज लिखा है, तो वो इवेंट जो है वो आपको याद करने में आसानी होगी। पहली डेट है 1920। 1920 में रॉयल कमेटी, या उसका दूसरा नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन रॉयल कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप आरबीआई या फिर कोई एक ऐसी सेंट्रल बॉडी बनाने का प्रस्ताव सामने रखिए, जिससे कि हमारी जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है ये थोड़ा सुधर सके। तो रॉयल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन 1926 में दी, इसलिए लिखा हुआ है कमीशन रिकमेंडेड फॉर आरबीआई। तो इस कमेटी ने एक सेंट्रल बैंक बनाने का प्रस्ताव सामने रखा कि भैया हमारी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो सारे के सारे बैंकों को रेगुलेट कर सकेगा। कमेटी फॉर्म हुई 1920 में, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी 1926 में। अब इस रिकमेंडेशन के तहत जब बिल पास करने की बात करी गई 1927 में, तो आयरॉनिकली उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहली बार जब आरबीआई का बिल पास हुआ था तो उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अगेन आफ्टर सम इयर्स 1933 में उस बिल को दोबारा से, जो भी उसमें कमियां थी या जो चीजें हटानी थी या जो चीजें ऐड करनी थी, उसको करने के बाद जब पेश किया गया, प्रेजेंट किया गया, तो 1933 में वो बिल पास कर दिया गया। अब 1933 में जैसे ही ये बिल पास हुआ, तो 1934 में इसको एक प्रॉपर नाम दे दिया गया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब भी आप कोई प्रस्ताव लेके जाते हो पार्लियामेंट में, तो एट दैट टाइम इट वाज अ बिल, इट इज अ बिल। अब वो बिल जब प्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी बहस होती है, चर्चा होती है, और फिर जब मेजोरिटी उसके ऊपर अपनी सहमति दे देती है, तो फिर वो बिल बन जाता है एक्ट। यहां पर हमारा एक्ट बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब ये डेट आप सीक्वेंस देख सकते हो। 1920 में कमीशन बनी, 1926 में कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया, 27 में बिल रिजेक्ट हुआ, 1933 में अगेन फाइनली बिल पास हुआ, और 1934 में हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आ गया। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया। तो इसकी एक्चुअल जो स्टैब्लिशमेंट डेट है, दैट इज 1 अप्रैल 1935। अगर हम लोग आगे की डेट देखें, तो 1935 में जब आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और उसके जस्ट 2 साल बाद 1937 में इसके हेडक्वार्टर को मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, और आज तक आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। 1947 तक आरबीआई ने बर्मा को भी सर्व किया है, यानी कि बर्मा का, जो आज आप लोग म्यांमार बुलाते हो कंट्री, उस कंट्री का भी बैंक आरबीआई था। और 1947 के बाद 1948 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, तो भाई पाकिस्तान का तो कोई अपना सेंट्रल बैंक है नहीं, तो आरबीआई ने पाकिस्तान के भी सेंट्रल बैंक के तरीके से एक्ट किया है। तो ये 2 बातें याद रखने वाली है कि 1947 तक बर्मा का सेंट्रल बैंक रहा है हमारा आरबीआई, और 1948 तक पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई ही रहा है। फिर 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन का हिंदी मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, और इसको मैं अगर आसान भाषा में आपको बताऊं, तो किसी भी चीज को प्राइवेट के हाथ से उठा के पब्लिक के हाथ में दे देना, यानी कि प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देना, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो अब आपको लगेगा कि अच्छा, इसका मतलब शुरुआत में आरबीआई प्राइवेट था। हाँ, आरबीआई को कुछ प्राइवेट लोगों ने, प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो फिर 1949 में आरबीआई का किया गया नेशनलाइजेशन, तो आरबीआई पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका था। आरबीआई के गवर्नर की अगर बात करी जाए,
तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर है, इसको मैंने दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, एक प्री इंडिपेंडेंस और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैसे आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का फॉर्मेशन तो आपने देखा होगा 1935 में ही हो गया था, तो अगर 1935 में आरबीआई का फॉर्मेशन हो गया था तो उस समय आरबीआई का कोई ना कोई तो गवर्नर रहा होगा, लेकिन वो गवर्नर इंडिया का नहीं हो सकता, बिकॉज उस समय ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे। तो इसलिए प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ आफ्टर 1947, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद जो पहले गवर्नर बने आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख। आरबीआई के अगर करंट गवर्नर की बात करी जाए तो हमारे करंट गवर्नर आरबीआई के हैं शक्तिकांत दास, और ये 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई है। यहां पे इस स्लाइड में आप जो कुछ भी देख रहे होगे ये सारे के सारे वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे मैक्सिमम एमसीक्यूज बनने के चांसेस होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। सो करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास, हु इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो आरबीआई के केस में गवर्नर के अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स भी होते हैं। उन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम यहां लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज मिस्टर टी रविशंकर, सेकेंड वन इज मिस्टर स्वामीनाथन, द थर्ड वन इज मिस्टर माइकल पात्रा, एंड द फोर्थ इज मिस्टर एम राजेश्वर राव। ये 4 आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं। इसके बाद अगेन कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज आरबीआई गवर्नर सिंस 1982 टू 1985। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि भैया ये बताने वाली कौन सी बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और उर्जित आर पटेल की अगर बात करी जाए तो उर्जित आर पटेल जब आरबीआई के गवर्नर थे उसी टाइम पे डिमोनेटाइजेशन इंडिया में हुआ था। तो कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय आरबीआई की कमांड किसके हाथ में थी या फिर आरबीआई गवर्नर कौन था, तो उर्जित आर पटेल। एंड द लास्ट वन इज आरबीआई का सिंबल। सो आरबीआई जब उस टाइम पे फॉर्म हुआ तो उस समय उसका सिंबल था डबल मोहर विद लायन एंड पाम ट्री, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया टाइगर विद पाम ट्री के साथ। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो आज का आरबीआई का जो सिंबल है वो है टाइगर विद पाम ट्री। अब एट लास्ट अगर हम लोग आरबीआई के फंक्शंस की बात करें तो आरबीआई का जो फॉरमोस्ट फंक्शन है वो है नोट्स प्रिंट करना, नोट छापना। सो आरबीआई 2 रुपए से लेके 2000 रुपए तक की नोट्स को प्रिंट करता है। ऑब्वियसली अभी 2000 की नोट प्रिंट नहीं हो रही है, 500 रुपए तक की नोट प्रिंट हो रही है, बट इसका जो बेसिक फंक्शन है वो नोट छापना है। देन अगर हम बात करें 1 रुपए की नोट और ऑल कॉइन्स की, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है 2 रुपए की नोट और ना ही मैंने यहां पे सिक्कों की बात करी है, तो 1 रुपए की नोट और बाकी सारे कॉइन्स की प्रिंटिंग कहां पे होती होगी, तो 1 रुपए की नोट और बाकी सारे कॉइन्स जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। प्रिंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और उसके ऊपर साइन जो है, अगर नोट की बात करें तो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, और कॉइन की बात करें तो वहां पे कोई भी साइन नहीं होता, आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ नोट पे साइन होता है। तो शॉर्ट में आप जान लीजिए कि आरबीआई का पहला फंक्शन है नोट प्रिंट करना, जो कि 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की नोट प्रिंट करती है, जब होती थी, अभी ऑब्वियसली 500 तक की हो रही है। 1 रुपए की कॉइन और 1 रुपए की नोट और बाकी सारे कॉइन्स को प्रिंट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और साइन करने की जिम्मेदारी फाइनेंस सेक्रेटरी की है, और फिर कॉइन के ऊपर कोई भी साइन देखने को आपको नहीं मिलेगा। सो आरबीआई का दूसरा फंक्शन है नो फ्रिल अकाउंट, यानी कि नो और मिनिमम बैलेंस अकाउंट को ओपन करता है। उसके बाद इसका लास्ट जो फंक्शन है वो है फाइनेंशियल इंकल्जन को प्रमोट करना। अब समझने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल इंकल्जन होता क्या है। तो जब आप रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, दूर दराज के क्षेत्रों को भी बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ जोड़ते हो, इंक्लूड करते हो, और हर बंदे का अकाउंट खोलते हो बैंक में, ताकि बैंक के रूट थ्रू ही उसका सारा ट्रांजैक्शन हो सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंकल्जन। यानी कि दूर दराज के क्षेत्र में जो भी लोग प्रेजेंट है, जो भी गांव खेड़े के लोग हैं, उन सारे लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज के साथ जोड़ना और बैंक के थ्रू उनकी हेल्प करना, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंकल्जन। तो ये 3 बेसिक फंक्शंस थे जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट मैंने यहाँ पे वो फंक्शंस लिखे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो मैं मिस कर गया हूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।